नमस्कार दोस्तों, हमने अब तक मौर्य वंश, चोल वंश, प्रतिहार वंश, पल्लव वंश, गुप्त वंश आदि के बारे में पढ़ा। अब हमारा आज का जो न्यू टॉपिक है वो है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश में हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे जिनके द्वारा हम आसानी से राष्ट्रकूट वंश को याद कर सकते हैं। बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें हमें ये जो दिक्कत होती है कि राष्ट्रकूट वंश में हम क्या क्या पढ़ें, तो इसको हम आसानी से फैक्ट्स के द्वारा जान सकते हैं। देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था, जिसने 736 ईस्वी में स्थापना की थी। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में की थी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि राष्ट्रकूट वंश में कुल 14 शासक हुए हैं। तो राष्ट्रकूट वंश में कुल 14 शासकों ने शासन किया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों का सामंत था, यानी कि उनके यहाँ पर कार्य करता था। वातापी के चालुक्यों के यहाँ ये एक सामंत था और दंती दुर्ग ने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा को पराजित किया और कीर्तिवर्मा को पराजित करने के बाद उसने राष्ट्रकूट वंश के नाम से अपनी गद्दी संभाली। इसी राष्ट्रकूट वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था कृष्ण प्रथम। एक राजा हुए जिनका नाम था कृष्ण प्रथम, जिन्होंने प्रसिद्ध एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये प्रश्न हम पिछली कक्षाओं में भी देख सकते हैं कि बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया कि एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। और इसी वंश के चौथा शासक जो इस वंश का चौथा शासक था उसका नाम था ध्रुव। और ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रतिहारों, पालों और राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में एक त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था। उस त्रिकोणात्मक संघर्ष में ध्रुव ने, यानी कि राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव ने और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज को पराजित किया था। और इसी वंश में जो छठवां शासक था उसका नाम था अमोघ वर्ष। छठवां शासक था अमोघ वर्ष, जिसने मान्य खेत को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया। तो जो छठा शासक अमोघ वर्ष था उसने मान्य खेत को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया और इसने 64 वर्षों तक शासन किया। इस वंश के जो शासक थे यानी कृष्ण सेकंड व इंद्र तृतीय ने कन्नौज के तत्कालीन शासक महीपाल को पराजित किया। यानी कि राष्ट्रकूट वंश में जो ये दो शासक हुए हैं, कृष्ण सेकंड व इंद्र तृतीय, तो कृष्ण सेकंड व इंद्र तृतीय ने कन्नौज के तत्कालीन शासक महीपाल को पराजित किया। अब बात आती है कि राष्ट्रकूट अपने चरम पर थे, तो राष्ट्रकूटों का पराभव से मतलब ये है कि राष्ट्रकूटों का पतन कैसे चालू हुआ है। तो राष्ट्रकूटों का पराभव कल्याणी के चालुक्यों द्वारा हुआ, यानी कि कल्याणी के चालुक्यों द्वारा राष्ट्रकूटों का पराभव प्रारंभ हो गया। अब जो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे वो वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे, यानी कि इन्होंने वैदिक धर्म को आश्रय प्रदान किया था, यानी ये वैदिक धर्म के पोषक थे। और वैदिक धर्म के पोषक के साथ साथ ही इनके समय में कन्नड़ साहित्य जो कि कर्नाटक का है और एक संस्कृत साहित्य के भी पोषक थे। अर्थात कन्नड़ और संस्कृत के जो साहित्य हैं वो इस वंश में अत्यधिक मात्रा में लिखे गए, यानी कि ये इनके पोषक थे। जो अब अरब थे
जो अरबी यात्री हमारे भारत देश में आए थे, तो अरबों ने इस वंश के शासकों को बलहरा संबोधित किया है या बल्लराज के नाम से संबोधित किया है। तो हम एक निचोड़ के तौर पर देखें कि जो राष्ट्रकूट वंश है उसके संस्थापक दंतीदुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश में कुल 14 शासक हुए हैं। 14 शासकों के साथ ही जो कृष्ण प्रथम थे उनके द्वारा कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इसी के साथ ही जो कृष्ण द्वितीय व इंद्र तृतीय हैं, उन्होंने कन्नौज के तत्कालीन शासक महीपाल को भी पराजित किया। और राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे वो वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।